क्लास 7 का वर्ब्स नॉन फाइनाइट फॉर्म्स, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले तो वर्ब्स आप जानते ही हैं, डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड, कोई भी काम करना, पढ़ना, लिखना, सोना, जगना, उठना, बैठना, ये सब वर्ब है। ठीक। अब जैसे यहाँ लिखा है आई गो टू स्कूल टू स्टडी, मैं स्कूल पढ़ने जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ पढ़ाई करने। ठीक है। अब इसमें आप वर्ब क्या ढूंढेंगे? वर्ब आपको दिख रहा है गो, क्या दिख रहा है? गो माने जाना। मैं स्कूल जाता हूँ, किस लिए जाता हूँ? टू स्टडी। इसी तरह ही गोज़ टू स्कूल टू स्टडी, इसमें भी वर्ब आपको दिख रहा है गोज़, लेकिन यहाँ गो है, यहाँ गोज़ है। इसके पीछे की वजह ये है कि जब सब्जेक्ट आई वी यू दे होगा, क्या होगा? आई होगा, वी होगा, यू होगा और दे होगा, तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसमें एस या ई एस नहीं लगता है। लेकिन सब्जेक्ट अगर ही हो, शी हो, इट हो या कोई भी सिंगुलर होगा तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि गो है उसमें ई एस लग जाता है या एस लग जाता है। ठीक है। कोई भी वर्ब प्ले है तो प्लेज हो जाएगा, ईट है तो ईट्स हो जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब की फॉर्म चेंज होती हैं। सब्जेक्ट जो होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, आई वी यू दे, या बॉयज़ गर्ल्स जिसमें एस लगा हो, ये सब प्लूरल हो, बहुत सारे सब काम करने वाले बहुत सारे हो गए लड़के, तो इसमें वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता। या अगर हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की बात करें तो आई एम गोइंग हो जाता। अगर आई की जगह वी होता, वी आर गोइंग, यू आर गोइंग, दे आर गोइंग, बॉयज़ आर गोइंग। अगर आई की जगह ही है तो ही इज़ गोइंग। पास्ट कंटिन्यूस हो जाए ही वॉज गोइंग। ठीक है। फ्यूचर में जाएँ तो मतलब कुल मिला के सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब चेंज होती रहती है, और जो वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होती रहती है उस वर्ब को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। यानी कि ये गो और गोज़ ये दोनों क्या हैं? फाइनाइट वर्ब हैं। क्या है? फाइनाइट वर्ब है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके हिसाब से ये चेंज हो जाती हैं। प्लूरल सब्जेक्ट होता है, आई वी यू दे को प्लूरल कैटेगरी में रखा जाता है, उसके हिसाब से ये चेंज हो जाती हैं। तो इस तरह की वर्ब क्या कहलाती हैं? फाइनाइट वर्ब। ओके, याद हो गया? अब इसी सेंटेंस में ज़रा आगे बढ़ें। आई गो टू स्कूल टू स्टडी, मैं स्कूल जाता हूँ पढ़ने के लिए। तो टू स्टडी भी तो वर्ब है, टू स्टडी मैंने पढ़ना, यहाँ पे भी टू स्टडी। अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ चेंज हुआ, इसके अकॉर्डिंग ये वाला वर्ब चेंज हुआ, इसके अकॉर्डिंग ये वाला वर्ब चेंज हुआ, लेकिन ये इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चाहे यहाँ आई हो चाहे ही हो। तो जो वर्ब पे कोई फ़र्क ना पड़े सब्जेक्ट की वजह से, वो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो एक ही सेंटेंस में दोनों वर्ब दिख रहे हैं आपको। फाइनाइट वर्ब ये दोनों दिख रहे हैं, गो और गोज़, और नॉन फाइनाइट वर्ब आपको टू स्टडी दिख रहे हैं। क्लियर होगी? दोनों का मतलब समझ में आ गया? तो ये वर्ब कभी भी सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होते हैं, सेम रहते हैं, और इस पर टेंसेस के रूल अप्लाई नहीं होते हैं। A verb that is limited by person and number of the subject is called finite verb। जो बातें हमने बताई उसका मतलब यही है कि जो लिमिटेड हो, यानी कि इसके ऊपर एक बाउंडेशन लगी है कि आप चेंज होंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही शी इट है, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो गोज़ या उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, और प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो वो फाइनाइट वर्ब है। और जो नॉट लिमिटेड है पर्सन से या नंबर से, चाहे जितने भी सिंगुलर प्लूरल जो भी हो, नहीं चेंज होते हैं, तो उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इसमें डू नॉट हैव एनी टेंस फॉर्म, इसकी कोई टेंस फॉर्म नहीं होती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें काइंड्स, कितने तरह की नॉन फाइनाइट वर्ब होती है जो चेंज नहीं होती, वो कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है। इन्फिनेटिव, द पार्टिसिपल, द जिरंड। ठीक है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दो, जो कि अभी आपने यहाँ लिखा, टू के बाद स्टडी, टू स्टडी, टू स्टडीड नहीं होता है तो वो कुछ और हो जाएगा। टू स्टडीइंग अगर होगा तो वो भी कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ पे टू स्टडी, टू स्टील, टू फॉरगेट, टू राइट, यानी टू के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, तो इसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव। तो है लेकिन ये प्रेजेंट इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव के भी अंदर चीज़ें हैं, प्रेजेंट इन्फिनेटिव। अब टू के बाद अगर हैव है, लेकिन टू है तो हैव स्टोलन फिर थर्ड फॉर्म है, फिर टू हैव फॉरगेटन थर्ड फॉर्म है, टू के बाद हैव लगा के थर्ड फॉर्म है, इसे कहते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव। ठीक है। प्रेजेंट इन्फिनेटिव और परफेक्ट इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव के पार्ट हो गए। और इसके बाद पार्टिसिपल देखिए, पार्टिसिपल जो होता है एक वो अलग पार्टिसिपल होता है। यहाँ पे जो इन्फिनेटिव का जो नॉन फाइनाइट के जो पार्ट में जो पार्टिसिपल है, इसका मतलब ये है कि वर्ब में बस आईएनजी लगा होगा, वर्ब में आईएनजी लगा होगा। ठीक है। और जिसमें आईएनजी लगा होगा वर्ब में राइटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा, और जिसमें आईएनजी नहीं लगा होगा थर्ड फॉर्म लिखी होगी स्टोलन, फॉरगेटन, रिटन, हैव या टू नहीं लगा होगा, तो ये इसमें पास्ट पार्टिसिपल इसको कहते हैं। जिरंड और पार्टिसिपल, जिरंड भी पार्टिसिपल ही की तरह होता है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसकी तरह है। देखिए स्टीलिंग स्टीलिंग, फॉरगेटिंग फॉरगेटिंग, राइटिंग राइटिंग, यानी सेम, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है, थोड़ा फंक्शन अलग अलग। अब समझना है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी वगैरह लगा है,
अगर वो एज अ पार्टिसिपल यूज़ हो रहे हैं तो वो कहलाता है आधा वर्ब कहलाएगा, पार्टिसिपल जो होगा वो आधा वर्ब कहलाएगा और आधा एडजेक्टिव कहलाएगा, पार्टली वर्ब कहलाएगा और पार्टली एडजेक्टिव कहलाएगा। यानी पार्टिसिपल जो हैं ये वर्ब भी है, हाफ वर्ब है और हाफ एडजेक्टिव है, वर्ब है और एडजेक्टिव है, यानी कि काम भी डूइंग वर्ब भी दिखा रहे हैं और क्वालिटी भी दिखा रहे हैं। और जिरंड जो होते हैं, जिरंड इज़ पार्टली वर्ब एंड पार्टली नाउन। जिरंड एज अ वर्ब भी काम करते हैं और नाउन की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। तो यही दोनों में फ़र्क है, ना वर्ब की तरह काम करेंगे और नाउन की तरह जिरंड काम करेगा, किसी चीज़ का नाम, ठीक है। और पार्टिसिपल जो है वर्ब और एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, ठीक है। तो आपने शॉर्ट में समझा कि इन्फिनेटिव जो होंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पार्टिसिपल जो होंगे आईएनजी फॉर्म भी होगी वर्ब की, जो आधा वर्ब की तरह काम करेगा आधा एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। जिरंड क्या हो गया, ये भी आईएनजी फॉर्म होगी वर्ब की, इसमें आईएनजी लगी होगी, लेकिन ये इसका जो वर्ब है वो आधा पार्टली यानी आधा वर्ब का काम करेगा और आधा नाउन का काम करेगा। इतनी बात क्लियर होगी बात। अब जब सेंटेंस समझेंगे तो समझ में आएगी। अब जैसे यहाँ पे इन्फिनेटिव में आप देख रहे हैं, इन्फिनेटिव आल्सो रिफर्ड एज टू प्लस वर्ब, इट कैन बी यूज विद और विदाउट टू। अब जैसे आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू प्ले कहते नहीं, मैं खेलना चाहता हूँ, तो ये टू के साथ यूज़ हो रहा है। यू ओट, इसको आउट नहीं पढ़ता, ओट पढ़ते हैं। यू ओट टू हैव प्लेड, तुम्हें खेलना ही चाहिए था। अब यहाँ पे देखिए, शी कैन प्ले चेस वेरी वेल, इन्फिनेटिव यहाँ पे प्ले है लेकिन इसमें टू नहीं लगाना पड़ता है। ही मेड मी डू द एक्सरसाइज अगेन, उसने मुझसे दोबारा एक्सरसाइज करवाई, ठीक है। यहाँ पे टू डू नहीं, शी कैन टू प्ले नहीं, शी कैन प्ले, क्लियर है। तो जब इन्फिनेटिव बिना टू के यूज़ होता है उसे कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बेयर माने तो वैसे नंगे होता है, बेयर फुट यानी नंगे पैर, यहाँ पे इसीलिए बेयर माने नंगे समझ लिए बिना टू के, ठीक है। अब देखिए इन्फिनेटिव विदाउट टू, बेयर इन्फिनेटिव में आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं, शैल, विल, शुड, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब वी यूज़ इन्फिनेटिव विदाउट टू। यहाँ पे हम इन्फिनेटिव बिना टू के यूज़ करते हैं। यू शैल एक्सेप्ट दीज कंडीशन, यू विल बी फोर्स टू एक्सेप्ट दीज कंडीशन। तो आप ऐसे भी जैसे टू एक्सेप्ट है, यहाँ पे देखिए यू शैल एक्सेप्ट मतलब आपको मजबूर है, शैल यहाँ पे सेंस दे रहा है आपको मजबूरन एक्सेप्ट करना है, वरना आप जानते हैं आई वी के साथ शैल लगता है, उसके अलावा शैल नहीं लगता, लेकिन यहाँ यू के साथ शैल लगा है तो इस शैल का सेंस कुछ और जा रहा है। यहाँ पे आपको मजबूरन एक्सेप्ट करनी हो, मानना ही होगा ये कंडीशन। आई विल राइट टू हिम, मैं उसे लिखूँगा, यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये आपने तय किया है, आई हैव डिसाइडेड टू राइट हिम, टू राइट टू हिम। अब यहाँ पे देखिए राइट के साथ टू लगा है, लेकिन जब इसको हम ऐसे लिख रहे हैं दूसरे सेंस में तो बेयर इन्फिनेटिव बना के आई विल राइट टू हिम, यहाँ पर राइट से पहले टू नहीं लगा रहे, राइट वर्ब है ना, तो इन्फिनेटिव वर्ब है। यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, तुम्हें कंसल्ट के डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि टू कंसल्ट अ डॉक्टर, तो कि टू ना लगाना, मतलब ये दोनों सेंटेंस इक्वली हैं, लेकिन ये बेयर इन्फिनेटिव के साथ है, ये इन्फिनेटिव के साथ है। यू मस्ट लीव टू नाइट, यू आर ऑर्डर टू लीव। शी कैन डांस, शी नोज़ हाउ टू डांस, ठीक है, डांस कर सकती है, तो उसको बेयर इन्फिनेटिव को ऐसे भी बनाया जा रहा है इन्फिनेटिव के साथ। तो इसको या वी यूज़ द इन्फिनेटिव विदाउट टू, बिना टू के भी यूज़ करते हैं, जैसे इनसे लेट, मेक, बिड, डेयर, नीड एज वेल एज आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब। और इसके साथ भी परसेप्शन जो जिसे हम फील करते हैं, जैसे देखते हैं, महसूस सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं, फील करते हैं, तो इनके साथ टू नहीं लगाते, ठीक है। लेट मी ट्राई दिस प्रॉब्लम, लेट लगा है तो नहीं लगाएंगे। द टीचर मेड मी राइट द एप्लीकेशन, मेड लगा है तो इसमें मेक की सेकंड फॉर्म मेड लगी है तो नहीं लगाएंगे। शी मेड मी वेट, मुझसे वेट करवाया, मेड जब लगा तो इसका मतलब करवाया, ठीक है, मैंने उससे काम कराया। आई मेड हिम वर्क, टू डू वर्क है ना, ऐसे भी कह सकते हैं। मेड मी वेट, बिड हिम लीव द स्कूल, द डायरेक्टर बेड द यूनिट स्टॉप शूटिंग, यू डेयर टू टच माई थिंग्स, यू नीड टू वेट, यू नीड नॉट वेट फॉर मी, आई सॉ हिम टेक अवे योर पर्स। यहाँ पे एज अ पार्टिसिपल यूज हुआ है। नोबडी कैन एंटर बर्निंग हाउस, कोई जलते हुए हाउस में नहीं घुस सकता। अब यहाँ पे बर्निंग का सेंस जलता हुआ क्या, घर, तो बर्निंग यहाँ पे फॉर्म हुआ है वर्ब बर्न से, इसमें एनजी यूज हुआ है, ये एज अ वर्ब काम कर रहा है, ठीक है, जलता हुआ घर। बट इज आल्सो डिस्क्राइबिंग द नाउन, हाउस कैसा है, हाउस की क्वालिटी भी तो बता रहा है, हाउस कैसा है, जलता हुआ, तो ये एज अ एडजेक्टिव भी काम कर रहा है। तो जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों तरह का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल। पीछे बताया था ना, इस तरह से आप जान सकते हैं। वी फाउंड द गेस्ट वेटिंग फॉर अस, हमने जब हम लोग पहुँचे तो हम लोगों ने देखा कि गेस्ट इंतज़ार कर रहे थे हमारा। तो यहाँ पे गेस्ट वेटिंग फॉर अस, वेटिंग जो है ये वेट वर्ब से बना है और इसमें आईएनजी लगा, एज अ वर्ब काम कर रहा है, कुछ काम कर रहा था ना वेटिंग, तो वेटिंग यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर रहा है गेस्ट को, कि कौन वेट कर रहा था, गेस्ट,
तो यहाँ पे भी परफॉर्मिंग वर्क एज एडजेक्टिव, तो यहाँ पे ये पार्टिसिपल है। द वर्ड पार्टिसिपल इज़ लाइक अ वर्ब बट परफॉर्म द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव ऑल्सो, ठीक है। द ब्रोकन विंडो, टूटी हुई खिड़की, द इंजर्ड मैन, ठीक है। तो ये भी पार्टिसिपल्स है। यहाँ पे बाकी और एग्जांपल लिखे हैं, बर्निंग हाउस, वेटिंग गेस्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें वही 2 तरह के होते हैं ना, प्रेजेंट और पास्ट भी तो होता है। तो ब्रोकन यानी सेकंड फॉर्म वाला, इसमें ई डी टी डी टी एन लास्ट में ये सब वर्ड लगा होते हैं, जैसे ब्रोकन एन ई डी एन ई डी, ठीक है, इस तरह से। ओके, हैविंग कंप्लीटेड वर्क ही वांट टू, ये भी हो जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग, इसका ये सेंस है, तो इसलिए। पार्टिसिपल जिरेंड में यही फ़र्क है, जिरेंड ज़्यादातर शुरू में भी होता है। डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, कलेक्टिव स्टेप्स हर ड्यूटी, तो यहाँ पे ये शुरू में जो है एज अ डांसिंग, जो यहाँ पे वर्ब है, ये फॉर्म द वर्ब डांस बाई एडिंग आई एन जी, इट इज़ देयर फॉर लाइक अ वर्ब, एज अ वर्ब काम कर रहा है। सो परफॉर्मिंग वर्क ऑफ नाउन का भी काम कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जिरेंड है।